नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की 2011 की जनगणना के उन शानदार और चौंकाने वाले आंकड़ों को डिकोड करने वाले हैं। और हाँ, स्क्रीन पर इस डार्क बैकग्राउंड और चमकीले रंगों को देखिए। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, बल्कि ये इसलिए है ताकि ये विशाल और भारी भरकम आंकड़े सीधे हमारे दिमाग में छप जाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जनगणना 2011 का इतिहास देखेंगे, फिर कुल जनसंख्या और वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, ग्रामीण बनाम शहरी आंकड़े और आखिर में अनुसूचित जाति और जनजाति के जनसंख्यिकी विस्तार को समझेंगे। एकदम मैक्रो से लेकर माइक्रो तक सब कुछ कवर होगा। खंड 1, जनगणना 2011 का इतिहास, भारत की गिनती का सफर। तो चलिए, उन विशाल आंकड़ों की ओर बढ़ने से पहले जरा इसके ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालते हैं। आखिर देश की गिनती शुरू कैसे हुई थी? टाइमलाइन पर नजर डालें तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वाइसराय मेयो के समय हुई थी। लेकिन जो वैज्ञानिक और नियमित दशकीय जनगणना है ना, वो 1881 में रिपिन के समय से शुरू हुई। यहाँ 1911 से 1921 का जो समय है वो बहुत ही क्रूशल है। इसे महाविभाजक दशक या ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि बीमारियों और अकाल के चलते इस दौरान हमारी जनसंख्या बढ़ने के बजाय एक्चुअली कम हो गई थी। इसके बाद अगर हम 2011 की बात करें तो ये हमारी कुल 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। अब इतनी बड़ी महागिनती है तो इसका एक विजन भी होना चाहिए, राइट? 2011 की जनगणना का ऑफिशियल मोटो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तत्कालीन आयुक्त चंद्रमौली जी के नेतृत्व में हुआ यह काम कोई साधारण काम नहीं था। यह भविष्य की नीतियां तय करने का एक बहुत बड़ा आधार है। खंड 2, जनसंख्या और विकास दर, एक चौंकाने वाला पैमाना। चलिए, अब अपने एनर्जी थोड़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि हम उन मैक्रो नंबर्स का खुलासा करने वाले हैं जो भारत के इस विशाल आकार को असल में डिफाइन करते हैं। 121.09 करोड़। जरा एक सेकंड रुककर इस नंबर को महसूस कीजिए। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के पार थी। उस वक्त हम चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर थे। हालांकि हाल के अनुमानों को देखें तो हम नंबर 1 बन चुके हैं। लेकिन 2011 के हिसाब से यह आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अब अगर इस 121.09 करोड़ के विशाल आंकड़े को हम नेशनल लेवल पर जेंडर के हिसाब से बांटें तो विभाजन लगभग बराबर सा दिखता है, बस हल्का सा पुरुषों की तरफ झुका हुआ। देश में 51.47% पुरुष और 48.53% महिलाएं दर्ज की गई। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है ये भारी कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश है जो अकेले हमारी कुल आबादी का 16.51% से ज्यादा हिस्सा लिए बैठा है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। और दूसरी तरफ जरा सिक्किम को देखिए। इसकी आबादी राष्ट्रीय जनसंख्या का मात्र 0.05% है। मतलब एक छोर पर इतनी भीड़ और दूसरे पर बिल्कुल शांति। अब ग्रोथ की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच भारत की कुल जनसंख्या में 17.7% की दशकीय वृद्धि हुई। लेकिन ये ग्रोथ सब जगह एक जैसी नहीं थी। मेघालय में 27.9% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। वहीं नागालैंड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पूरे भारत में नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य था जहां ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा, यानी -0.6%। वहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। खंड 3, भारत का जनसंख्या घनत्व, हम कितने करीब रहते हैं? चलिए, अब पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनघनत्व की बात करते हैं। जमीन का क्षेत्रफल और लोगों की संख्या मिलकर कैसे अलग-अलग राज्यों में रहने का अनुभव बिल्कुल बदल देते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का राष्ट्रीय औसत जनघनत्व है। एक सिंपल सी बेसलाइन, मतलब औसतन 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में इतने लोग रहते हैं। लेकिन जब हम स्टेट लेवल पर जाते हैं ना, तो ये नंबर पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाते हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट सचमुच हैरान करने वाला है। जरा विजुअलाइज कीजिए। बिहार में 1 ही वर्ग किलोमीटर की जगह में 1106 लोग रह रहे हैं, मतलब एकदम खचाखच भरा हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के उसी 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग। जमीन उतनी ही, लेकिन भीड़ में जमीन आसमान का फर्क। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्रूशियल है। बिहार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जरूर है, लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज को भी जोड़ लें तो दिल्ली बहुत आगे निकल जाती है।
दिल्ली का जनसंख्या घनत्व बिहार के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा है। मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल डेंसिटी। खंड 4 साक्षरता और लिंगानुपात, सामाजिक संकेतक। तो भूगोल और सिर्फ संख्याओं से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम उन अहम सामाजिक पैमानों पर बात करेंगे जो हमारे देश के विकास और उसमें मौजूद कमियों की असली तस्वीर दिखाते हैं। 2011 में भारत का नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट 73% था, लेकिन जब हम इसे जेंडर के चश्मे से देखते हैं तो एक काफ़ी बड़ा गैप नज़र आता है। जहां पुरुष साक्षरता 80.09% थी, वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 64.60% पर रह गई। ये जो बड़ा सा फासला है ना, ये हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी विकासात्मक चुनौती को दर्शाता है। और अगर हम राज्यों के बीच की तुलना करें तो ये फासला और भी गहरा दिखता है। केरल ने 94% साक्षरता दर के साथ टॉप किया, जबकि बिहार 61.80% के साथ सबसे नीचे रहा। सोचिए, सबसे ज्यादा और सबसे कम पढ़े लिखे राज्यों के बीच 30% से भी ज्यादा का भारी अंतर है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारा नेशनल सेक्स रेशियो 943 था। इसे एक बेसलाइन मानकर चलिए, क्योंकि आगे हम जो क्षेत्रीय अंतर देखने वाले हैं वो काफी ड्रामेटिक हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि केरल पूरे भारत में इकलौता ऐसा राज्य था जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। इसके ठीक उलट हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम यानी 879 रहा। और यही संघर्ष चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों में भी दिखता है, जहां अरुणाचल प्रदेश 972 के साथ सबसे ऊपर है और हरियाणा 834 के साथ सबसे नीचे। खंड 5 ग्रामीण बनाम शहरी भारत। हम कहाँ रहते हैं? चलिए अब ये समझते हैं कि हमारी आबादी का कितना हिस्सा गांव की शांति में रहता है और कितना शहरों की भागदौड़ में। इन प्रतिशतों में आप अलग अलग लाइफस्टाइल्स का साफ कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हर 10 में से 9 लोग यानी पूरी 90% आबादी गांवों में बसती है। वहीं दूसरी ओर गोवा को देखें तो उसकी 62.2% आबादी शहरों में रहती है। लेकिन यहां प्रतिशत और वास्तविक संख्या के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परसेंटेज के हिसाब से गोवा भले ही सबसे ज्यादा शहरी हो, लेकिन अगर हम कुल संख्या यानी लोगों की गिनती की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र में कुल 5.08 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, जो देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। खंड 6 अनुसूचित जाति और जनजाति, जनसांख्यिकीय विस्तार। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे अक्सर एग्जाम्स में सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए इस डेटा को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ हेड काउंट यानी कुल संख्या और परसेंटेज के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें तो कुल संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर राज्य की कुल आबादी के प्रतिशत में देखें तो पंजाब 31.9% के साथ सबसे आगे है। बिल्कुल इसी तरह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है, लगभग 1.5 करोड़, जबकि प्रतिशत के मामले में मिजोरम सबसे ऊपर है, जहां की 94% आबादी एसटी वर्ग में आती है। 2011 के इन आंकड़ों ने पूरे एक दशक को परिभाषित किया है, लेकिन आज जब भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, तो जरा सोचिए अगली आधिकारिक जनगणना किन नए हैरान करने वाले चरम आंकड़ों को उजागर करेगी। ये विशाल जनसांख्यिकी ताना बाना आज किस तरह बदल चुका है, ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए।